हाँ दोस्तों, नमस्कार। वेरी गुड इवनिंग। 2 दिन हमारी क्लास रिकॉर्ड नहीं हुई, इसलिए कोई वीडियो नहीं आया हुआ और आपको लगा होगा कि सर पता नहीं धीरे धीरे डाल रहे हैं। आराम से करेंगे, चिंता मत कीजिए, बहुत बढ़िया तरीके से करवाऊंगा, एक चीज़ को करवाऊंगा, तो तनाव ना लें। कुछ टॉपिक ऐसे हैं जैसे अधिगम है, समायोजन है और विकास वाला पार्ट है, उसके कुछ वीडियो रिकॉर्डेड ऑलरेडी हैं। वो सेम ही मैं वैसे अब पढ़ाऊँगा, तो वो वीडियो मैं सेम डालूँगा, लेकिन उनकी मैं लाइव क्लासेस भी लूँगा, जिनसे आपको लगे कि सर हाँ लाइव के माध्यम से और क्लियर हो गया है। बाकी वो बेस्ट तरीके से मेरा करवाया हुआ है। तो जो नई चीज़ें हैं वो तो खैर हम नए सिरे से कर ही रहे हैं, जैसे नया टॉपिक था वैसे वो चीज़ें भी आएंगी आपके सामने रिकॉर्डेड के रूप में। लाइव में कुछ 2 क्लास हमने ली थी, लेकिन बच्चों ने कहा कि सर लाइव के बजाय रिकॉर्डेड ज़्यादा बेस्ट है, कुछ डिस्टर्बेंस ज़्यादा हो रहा था। बाकी मैं हर टॉपिक के बाद में एक लाइव बड़ी क्लास रखूँगा, जिसमें अपन कंप्लीट उस टॉपिक को समराइज करेंगे, कि एक चीज़ को समझेंगे। तो तनाव नहीं लें आप, उतावलापन मत रखें, बढ़िया बेहतरीन तरीके से करना है तो थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, ठीक है। नेगेटिव कोई भी बात बच्चा करता है, मेरे पास तो अभी तक आई तो नहीं है, खैर मुझे नहीं पता टेक्निकल टीम्स का कि उन्होंने कोई देखा मैसेज। तो मैं यही कहूँगा यदि कोई भी बच्चा अधीर हो ऐसा ना करें, पॉजिटिविटी के साथ करें, सब बढ़िया होगा। और बहुत जल्दी विज्ञापन आ जाएगा। राजस्थान में मंत्रिमंडल पुनर्गठन की प्रक्रिया चल रही है। आज 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। शिक्षा मंत्री जी चले गए हैं और चिकित्सा मंत्री चले गए हैं, राजस्व मंत्री चले गए हैं। तो देखिए बहुत कुछ नया होने वाला है। RS प्री का रिजल्ट आया है, आप में से यदि कोई सक्सेसफुल हुआ है तो मेरी शुभकामनाएं हैं। हम पहला टॉपिक पढ़ रहे हैं और बहुत अच्छा टॉपिक है। शिक्षा क्या है, मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा का अर्थ पढ़ा, फिर मनोविज्ञान का अर्थ पढ़ा, फिर मनोविज्ञान शिक्षा को जोड़ दिया, शिक्षा मनोविज्ञान बन गया। फिर हमने शिक्षा मनोविज्ञान के अर्थ की चर्चा की। ये बहुत बेसिक और बहुत अच्छा टॉपिक है, जहाँ से 3 प्रश्न आने हैं। चाहे आप इसको लेक्चर की तैयारी कर रहे हैं, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, तो बड़े रिलैक्स मूड में एक चीज़ को समझना है। तो मैंने अब तक शिक्षा का अर्थ, मनोविज्ञान का अर्थ, मनोविज्ञान की प्रकृति बताई, फिर शिक्षा मनोविज्ञान को जोड़ा, मनोविज्ञान की शिक्षा को क्या देन है, मनोविज्ञान का विकास आत्मा के विज्ञान से लेकर व्यवहार के विज्ञान तक कैसे पहुंचा है। उसके बाद हमने शिक्षा मनोविज्ञान का अर्थ पढ़ा, स्किनर, करो एंड करो की डेफिनेशन की हमने स्पेशली चर्चा की, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट हैं। और उसके बाद शिक्षा मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या हो सकता है। तो क्षेत्र मैंने आपको बताया था कि जो भी चीज़ बालक के व्यवहार को प्रभावित करती है, उन सब का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के क्षेत्र में हम करते हैं। आज जो मैं बिंदु पढ़ा रहा हूँ ये सिलेबस में आपके अलग से लिखा हुआ है, शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है। तो बहुत अच्छा बिंदु है शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता, मतलब अलग से लिखा हुआ है, मतलब ज़्यादा चांसेज हैं कि आपके सामने ये प्रश्न पूछेगा कि शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है। तो शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या, देखिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता एक बेहतरीन बिंदु है, याद रखिएगा। ये उपयोगिता इंपॉर्टेंट बिंदु है, मान के चलिएगा इस टॉपिक का। वैसे तो सभी बिंदु मैंने बताया कि बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, तो सभी को आपको बहुत अच्छे से देखना है, लेकिन ये बिंदु क्या बोलता है शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता। एक नॉर्मल बात भाषा में बात करूं मैं, तो मैं कहूँगा कि पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। उपयोगिता क्या है, एक ऐसा विषय जो हमारे व्यवहार को प्रभावित करता है, बालक के व्यवहार को प्रभावित करता है, उसकी उपयोगिता क्या हो सकती है। निर्विवादित रूप से उसकी हर चीज़ में उपयोगिता है, एजुकेशन में, व्यवसाय में, चिकित्सा में, ठीक है, मतलब निर्देशन में। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जहां शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता नहीं हो। तो एक बेसिक चीज तो आपको दिमाग में रखना है कि उपयोगिता ही उपयोगिता है। अब अपन किताबी लैंग्वेज की बात करें तो यहां से दो तीन स्टेटमेंट जो है बड़े इंपॉर्टेंट है, मैं उनकी चर्चा करूंगा क्योंकि स्टेटमेंट बहुत आते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है, इसके ऊपर देखिए। एक तो आपको समझना है कि एक बतौर टीचर आपके लिए क्या उपयोगिता है, शिक्षक के रूप में। ये प्रश्न बहुत बार आता है। और एक जैसे स्कूल लेक्चर में लिखा हुआ है कि अधिगमकर्ता के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है। दोनों एक ही बात है, बस जोड़ना है, भाषा का चेंज आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको तो माइंड में रखना है हर क्रिया और कार्य में उपयोगिता। आपका उत्तर गलत ही नहीं होगा। स्किनर कहता है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक के लिए तैयारी की आधारशिला है। किसकी आधारशिला है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक के लिए तैयारी की क्या है, आधारशिला है, मतलब सब कुछ है। एक प्रकार से इस लाइन के माध्यम से इसने बता दिया है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक के लिए तैयारी की क्या है, आधारशिला है, जिसके माध्यम से वो शिक्षण विधियों का चुनाव करता है, सीखने के सिद्धांतों का निर्माण करता है। तो एक तो ये स्टेटमेंट याद रखना कि किसने कहा है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक के लिए तैयारी की आधारशिला है। आपको याद रखना स्किनर ने कहा है। किसने कहा है, स्किनर ने कहा कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक के लिए तैयारी की आधारशिला है। तो ये थोड़ा सा एक स्टेटमेंट है, लिख लो आप। स्किनर के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक के लिए तैयारी की आधारशिला है।
शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक के लिए तैयारी की क्या है, आधारशिला है। यह शिक्षण विधियों का चुनाव करने, यह शिक्षण विधियों का चुनाव करने, यह शिक्षण विधियों का चुनाव करने, ये लिखो तो लिख लो, बाकी ये ऊपर वाली लाइन याद रखना, शिक्षण विधि का चुनाव करने, ठीक है, चुनाव करने, वह सीखने के सिद्धांतों का निर्माण करने में योगदान देता है, सीखने के सिद्धांतों का निर्माण करने में योगदान देता है। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक के लिए तैयारी की आधारशिला है। यह शिक्षण विधियों का चुनाव करने तथा सीखने के सिद्धांतों का निर्माण करने में योगदान देता है। अब आपके दिमाग में गुरुजी इतनी डेफिनेशन कैसे याद करेंगे, तो मैंने क्या कहा, पूरी याद नहीं करनी, आपको इतना याद रखना है, शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक के लिए तैयारी की आधारशिला है। किसने कहा, स्किनर ने कहा। ये तो मैंने पूरी बताई है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक के लिए तैयारी की आधारशिला है जिससे शिक्षण विधियों का चुनाव करने और सीखने के सिद्धांतों का निर्माण टीचर करता है। ये लाइन पूरी नहीं पूछेगा, आप तो सब तैयारी की आधारशिला है, तो एक तैयारी की आधारशिला है, ये बेस है प्रिपरेशन का टीचर के लिए। ये किसने कहा, स्किनर ने कहा, याद रखना, ठीक है। आगे देखिए 2 नंबर पे जोड़, एक व्यक्ति ने जोड़, ये थर्ड ग्रेड में आई हुई परिभाषा है। जोड़, शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति की बस की बात नहीं, शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के बस की बात नहीं, प्रत्येक व्यक्ति के बस की बात नहीं, बस की बात नहीं, अपितु यह कला है, बात नहीं, अपितु यह कला है। थर्ड ग्रेड में आया हुआ प्रश्न है। मतलब इसके माध्यम से जोड़ ने ये कहा कि हर कोई शिक्षा नहीं पढ़ा नहीं सकता बतौर टीचर, ये कला है, ठीक है ना, और ये वही कर सकता है जिसको साइकोलॉजी का ज्ञान हो। इसका मतलब निहितार्थ ये था। तो आप लिख लो जोड़ के अनुसार शिक्षण, ये शिक्षा मत लिखो, शिक्षण लिखना ना, शिक्षण प्रत्येक व्यक्ति की बस की बात नहीं, शिक्षण प्रत्येक व्यक्ति की बस की बात नहीं, अपितु यह कला है। शिक्षण प्रत्येक व्यक्ति की बस की बात नहीं, अपितु यह कला है। शिक्षण प्रत्येक व्यक्ति की बस की बात नहीं, अपितु यह कला है। किसने, थर्ड ग्रेड में आई हुई परिभाषा। मतलब इसका मतलब ये था कि साइकोलॉजी का जिसको ज्ञान होगा वो अच्छा शिक्षण कर पाएगा, ठीक है। तो शिक्षण प्रत्येक व्यक्ति की बस की बात नहीं है, अपितु यह कला है। किसने कहा, जोड़ने। एक याद रखना, गेरिसन, गेरिसन, गेरिसन ने एक छोटी सी परिभाषा की है कि शिक्षा मनोविज्ञान हमें त्रुटियों से बचाता है। किससे बचाता है, त्रुटियों से, मतलब आप गलती नहीं करोगे यदि इसका ज्ञान आपको है तो लिख लें गेरिसन के अनुसार शिक्षा मनोविज्ञान हमें त्रुटियों से बचाता है, गलतियों से बचाता है। शिक्षा मनोविज्ञान हमें त्रुटियों से बचाता है, छोटी सी परिभाषा है, शिक्षा मनोविज्ञान हमें त्रुटियों से बचाता है। अब ये इनमें से जो आई हैं वो स्किनर वाली इंपॉर्टेंट है, तैयारी के आधारशिला। जोड़ वाली आ चुकी इसलिए देख लेना। अब गेरिसन वाली आप इग्नोर कर सकते हो कि शिक्षा मनोविज्ञान हमें त्रुटियों से बचाता है, गलतियों से बचाता है, इसको आप इग्नोर कर दे, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। एक ऐसी परिभाषा कॉलसेनिक, कॉलसेनिक, अब ये आई नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट लगती है, मुझे पता नहीं क्यों लगती है, कि एक छोटी सी मतलब सामान्य से भाषा है कि शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट समस्याओं का समाधान करने में सहायता प्रदान करता है। विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट समस्याओं का समाधान करने में मदद करता है। ये किसने कहा, कॉलसेनिक ने। तो ये एक छोटी सी परिभाषा है लेकिन अच्छी परिभाषा है, ये मेरे अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है, लिख लो। शिक्षा मनोविज्ञान, एक दो शब्द याद रखना, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को विशिष्ट परिस्थितियों में, विशिष्ट परिस्थितियों में, विशिष्ट परिस्थितियों में, विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट समस्याओं का, विशिष्ट समस्याओं का, ठीक है ना। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट समस्याओं का समाधान करने में योगदान देता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट समस्याओं का समाधान करने में योगदान देता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट समस्याओं का समाधान करने में क्या देता है, योगदान देता है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट समस्याओं का समाधान करने में योगदान देता है। अच्छी परिभाषा है, याद रख के जाना स्कूल लेक्चर वाले बच्चे। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षक को विशिष्ट परिस्थितियों में विशिष्ट समस्याओं का समाधान करने में योगदान देता है, का योगदान देता है। एक परिभाषा में उत्तराखंड में आई थी, ऐसे आई थी, अपनी किताब में मैंने दे भी रखी है, मैं लिखा भी रहा हूँ उसका, मोंटेसरी। ये आई भी हुई है भी एग्जाम में, मतलब राजस्थान में नहीं आई बट बाहर आई हुई है, बट ये अपनी बुक में मैंने शुरुआत से ही दे रखा है। इसने मोंटेसरी ने कहा था कि जिस शिक्षक को जितना अधिक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का ज्ञान होगा, अप्लाइड साइकोलॉजी का, वो उतना ही अच्छा जानता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए।
तो लिख लेना, जिस शिक्षक को जितना अधिक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का ज्ञान होगा। किसका ज्ञान होगा? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जितना ज्ञान होगा वह उतना ही जानता है। लिख लो, मैं लिखा रहा हूं, एक शिक्षक को जितना अधिक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का ज्ञान होगा, एक शिक्षक को जितना अधिक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का ज्ञान होगा वह उतना ही अधिक जानता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। बाकी मैं हर यूनिट वाइज टेस्ट लूँगा जिससे आपको पता लगेगा कि कैसा प्रश्न आ सकता है। तो तनाव नहीं लेना, आप मेरे पे विश्वास रखना, बहुत बेटर कराऊंगा मैं, है ना। शिक्षक को जितना अधिक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का ज्ञान होता है वो उतना ही अधिक जानता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। एक शिक्षक को जितना अधिक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का ज्ञान होता है वो उतना ही अधिक जानता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। एक शिक्षक को जितना अधिक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का ज्ञान होगा वो उतना ही अधिक जानता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। ये शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता पे लिखा मोंटेस। एक शिक्षक को जितना अधिक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का ज्ञान होता है वह उतना ही अधिक जानता है कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए। एक याद रखना। और एक कुप्पुस्वामी की लिखा रहा हूँ, ये पॉलिटिकल साइंस में आई थी और ये भी अपनी बुक में थी और बाकी किसी बुक में परिभाषा नहीं थी। 2018-20 का जो पेपर हुआ था उसमें आप कहोगे सर प्रशंसा कर रहे हो, प्रशंसा की बात नहीं है, ये रियल में था। बच्चों का फ़ोन आया कि सर ये आपकी किताब में हुबहू लिखा हुआ है। तो हार्ड ज़रूर लगती है किताब, लेकिन ऐसी है कि आजकल RPSC के पेपर आते हैं। कुप्पुस्वामी, मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक सिद्धांत व धारणाएं प्रदान करके, शिक्षक को अनेक सिद्धांत व धारणाएं प्रदान करके उन्नति में योगदान देता है। लिख लो, मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं प्रदान करके, मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक सिद्धांत, है ना, सिद्धांत बोल रहा हूँ, वह धारणाएं प्रदान करके उन्नति में, है ना, उन्नति में योगदान देता है। मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक सिद्धांत व धारणाएं प्रदान करके उसकी उन्नति में योगदान देता है। मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक सिद्धांत व धारणाएं प्रदान करके उसकी उन्नति में योगदान देता है। अब ये पॉलिटिकल साइंस स्कूल लेक्चर में परिभाषा आ गया। अब इससे अनुमान लगाओ आप कि कैसे डेफिनेशन पूछ लेता है कि मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक सिद्धांत बताता है, अनेक धारणाएं बताता है और इस प्रकार से उसके एक प्रकार से व्यावसायिक उन्नति में योगदान देता है। कुप्पुस्वामी की परिभाषा है। तो ये 2018-20 में आई है, जस्ट आई है, मतलब है ना, लास्ट RPSC में। तो इंपॉर्टेंट है कुप्पुस्वामी। मनोविज्ञान शिक्षक को अनेक धारणाएं व सिद्धांत प्रदान करके उसकी उन्नति में योगदान देता है। याद रखना, ठीक है। अब देखना, समझना नॉर्मल चीज में जो बात कर रहा हूं कि एक शिक्षक के लिए क्या उपयोगिता है एजुकेशनल साइकोलॉजी की, एक बालक अधिगमकर्ता के लिए क्या हो, दोनों की चर्चा कर रहे हैं। लेकिन ये बिंदु ऐसा जिसको आपको रटना नहीं है, जिसको आप अंडरस्टैंडिंग लेवल पे लेके जाना है कि ऐसा कोई कार्य हो सकता है जिससे मेरे लिए साइकोलॉजी उपयोगी नहीं है। मान लीजिए बताओ टीचर हूँ, मैं एक टीचर हूँ, मेरे लिए एजुकेशनल साइकोलॉजी क्या उपयोगिता हो सकती है। मुझे खुद को जानना है तो साइकोलॉजी का ज्ञान जरूरी है, मुझे आपको जानना है तो साइकोलॉजी का ज्ञान जरूरी है, मुझे आपकी समस्याओं को जानना है, साइकोलॉजी का ज्ञान जरूरी है, मुझे आपकी आवश्यकताओं को जानना है, साइकोलॉजी का ज्ञान जरूरी है, मुझे आपका सर्वांगीण विकास करना है, साइकोलॉजी का ज्ञान जरूरी है, मुझे शिक्षण विधि का चुनाव करना है, साइकोलॉजी का ज्ञान जरूरी है, मुझे पाठ्यक्रम का चुनाव करना है, साइकोलॉजी का ज्ञान जरूरी है, मुझे आपको गाइड करना है कि आपको किस समय कैसा बिहेव करना चाहिए, क्या आपके लिए बेटर हो सकता है, मुझे साइकोलॉजी का ज्ञान जरूरी है, मुझे आप में कैरेक्टर का डेवलपमेंट करना है, मुझे साइकोलॉजी की जरूरत है, मुझे सर्वांगीण विकास, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास आपका संतुलित करना है, मुझे साइकोलॉजी ज्ञान की जरूरत है, मुझे आपको मोटिवेट करना है, साइकोलॉजी ज्ञान की जरूरत है, मुझे मूल्यांकन करना है, साइकोलॉजी ज्ञान की जरूरत है। मतलब ऐसी कोई क्रिया नहीं है, ऐसा कोई कार्य नहीं है जहां साइकोलॉजी मेरी हेल्प नहीं करेगा। तो आप अपने माइंड में क्या फीड करें, एजुकेशनल साइकोलॉजी बतौर टीचर क्या है, हर चीज में आप प्रश्न क्या पूछेगा, शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता है, ऑप्शन आ गया, शिक्षण विधि का चुनाव करने में, पाठ्यक्रम चुनाव करने में, अनुशासन स्थापित करने में, डी संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में।
अब आंसर क्या होगा? संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया। क्यों होगा? क्योंकि इसमें चारों ऑप्शन में से बेस्ट ऑप्शन संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया। अनुशासन, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां किसका पार्ट है? शैक्षिक प्रक्रिया। ऐसी भाषाएं चेंज करता है उलझाने के लिए। तो शिक्षा की ऐसी कोई प्रक्रिया नहीं है जिसमें उपयोगी नहीं है, और संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया मतलब सब कुछ हो गया। शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है मानसिक विकास में, संवेगात्मक विकास में, सामाजिक विकास में, डी ऑप्शन सर्वांगीण विकास में। चारों ही सही हैं, लेकिन बेस्ट ऑप्शन सही कौन सा है? सर्वांगीण विकास में। शिक्षा मनोविज्ञान उपयोगी है छात्र के लिए, अभिभावक के लिए, शिक्षक के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। उपयुक्त सभी के लिए, सबके लिए, एज ए पेरेंट्स भी जरूरी है, टीचर के लिए जरूरी है, बालक के लिए भी जरूरी है। ये पर्सन एग्जाम में पूछे जाते हैं। कहने का मतलब समझ गए कि एजुकेशनल साइकोलॉजी एक ऐसा विषय है जो हर जगह उपयोगी है। तो आप लिखना चाहें तो लिखें इसमें, बाकी इसको रटने की आवश्यकता नहीं, बहुत अब इजी बिंदु है। उपयोगिता क्या है? बतौर शिक्षक के लिए क्या उपयोगिता? सबसे पहले अपन शिक्षक के लिए पढ़ रहे हैं, फिर बालक के लिए। बात एक ही है, ठीक है। आत्मज्ञान, मुझे मेरा ज्ञान लेना है, मैं कौन हूं, कैसे हूं, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, मुझे साइकोलॉजी का ज्ञान होना जरूरी है, ठीक है। नंबर 2, बालक को जानने के लिए, बालक के व्यवहार को जानने के लिए, बच्चे का बिहेवियर कैसा है, इसको मुझे जानना है, तो मुझे किसकी ज़रूरी है? साइकोलॉजी की ज़रूरी है। बालक की आवश्यकता व समस्याओं को जानने के लिए, नीड्स क्या हैं, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, जो भी उसकी आवश्यकताएं, उसकी प्रॉब्लम्स क्या हैं, इन्हीं को मैं तभी जान पाऊंगा जब मेरे पास क्या होगा? एजुकेशनल साइकोलॉजी का ज्ञान होगा। नंबर 4, बालक की रुचि क्या है, बालक की मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं, कौन सी मूल प्रवृत्ति में क्या हमारा बिहेवियर होना चाहिए, इसको मुझे जानना है, तो साइकोलॉजी का ज्ञान जरूरी है, ठीक है। पाठ्यक्रम निर्माण में साइकोलॉजी का ज्ञान जरूरी है। मतलब मैं बता रहा हूँ ना, एक बहुत इजी पर्सन, समय सारणी, टाइम टेबल का निर्माण करने में, एक अच्छा टाइम टेबल आप तभी बना सकते हो जब आपको साइकोलॉजी ज्ञान होगा कि सबसे कठिन विषय सबसे पहले हो, इजी विषय बाद में हो, समय अंतराल होना चाहिए। अच्छा टाइम टेबल तभी बनेगा जब साइकोलॉजी ज्ञान होगा। समय सारणी के निर्माण में 5 है, 1 2 3 4 5 6 7 नंबर पे। अनुशासन में डिसिप्लिन, आप अनुशासन तभी स्थापित कर सकते हो साइकोलॉजी का ज्ञान होगा। शिक्षण विधि के चयन में, ठीक है ना, मतलब ऐसी कोई क्रिया ही नहीं है जिसमें आपके लिए उपयोगी नहीं है। ये तो लिख लें आप 8 के बिंदु, फिर आगे चर्चा करते हैं। मतलब एक अप्लाइड सा बिंदु, एकदम बहुत नॉर्मल बिंदु लिख लें। शिक्षा मनोविज्ञान की शिक्षा के लिए उपयोगिता, आत्मज्ञान में बालक की आवश्यकताओं, बालक के व्यवहार को जानने में, बालक के व्यवहार को जानने में, आवश्यकता व समस्याओं को जानने में, आवश्यकता व समस्याओं को जानने में, आवश्यकता व समस्याओं को जानने में, रुचि व मूल प्रवृत्तियों को जानने में, पाठ्यक्रम निर्माण में, समय सारणी के निर्माण में, अनुशासन स्थापित करने में, और शिक्षण विधि के चयन में, शिक्षण विधि के चयन में, शिक्षण विधि के चयन में, ठीक है। ये तो 8 बिंदु हो गए, आगे देखते जाओ। लिख लिया आपने? आत्मज्ञान, बालक के व्यवहार को जानना, आवश्यकताओं समस्याओं को जानना, रुचियों मूल प्रवृत्तियों को जानना, पाठ्यक्रम निर्माण में, टाइम टेबल के निर्माण में, सेल्फ डिसिप्लिन तभी स्थापित करोगे, आपको पता होगा कि साइकोलॉजिकल अपन कैसे बच्चों को मोटिवेट करेंगे, बच्चे बिना दंड के ही अनुशासन में रहना सीख जाएंगे। शिक्षण विधि, कौन सी शिक्षण विधि किस अवस्था के बच्चों के लिए उपयोगी है और कौन सी विधि से बेटर रिजल्ट प्राप्त किए जा सकते हैं, ये एजुकेशनल साइकोलॉजी आपको बताएगा, याद रखना, ठीक है। टाइम टेबल मैंने बता दिया, ठीक है। पाठ्यक्रम में किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम कैसा होगा, व्यक्तिगत भिन्नता आधारित पाठ्यक्रम कैसा होगा, ठीक है, रोचक कैसे बनेगा, उपयोगी कैसे बनेगा, ये तभी करोगे जब आपको साइकोलॉजी ज्ञान होगा। मतलब ऐसी कोई क्रिया ही नहीं है जहाँ साइकोलॉजी ज्ञान जरूरी नहीं है। तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़, बहुत अप्लाइड चीज़, ठीक है। आगे देखिए 8 9 नंबर जो भी है, 8 नंबर पे क्या, व्यक्तिगत भिन्नताओं को जानने में, इंडिविजुअल डिफरेंस क्या है, कैसे होते हैं, इनका क्या प्रभाव पड़ता है, तो व्यक्तिगत भिन्नता को जानने में, चरित्र निर्माण में, कैरेक्टर डेवलपमेंट में, चरित्र निर्माण बच्चे का तभी करोगे जब आपको साइकोलॉजी ज्ञान होगा। सर्वांगीण विकास में, ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है जहाँ उपयोगी नहीं है सर्वांगीण विकास में। निर्देशन में, बच्चे को गाइड करना है अपने को, निर्देशन प्रदान करने में, मूल्यांकन में, मूल्यांकन में, ठीक है। मतलब ऐसी कोई चीज़ ही नहीं है
जहाँ आप साइकोलॉजी का ज्ञान नहीं करोगे, शिक्षक और छात्र के बीच अच्छे संबंध बनाने में, अच्छे संबंध क्रिएट करने में, शिक्षण को प्रभावी बनाने में, ये आया हुआ प्रश्न है। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षण को प्रभावी बनाने में, टीचिंग को प्रभावी बना सकते हैं आप। मतलब ऐसी कोई चीज नहीं है जहां उपयोगी नहीं है साइकोलॉजी, सिंपल सी बात है। ये तो बेसिक बिंदु है, लिख लो आप। व्यक्तिगत भिन्नताओं को जानने में, चरित्र निर्माण में, सर्वांगीण विकास में, निर्देशन प्रदान करने में, गाइडेंस देने में, सर्वांगीण विकास में, चरित्र निर्माण में, व्यक्तिगत भिन्नताओं में, मूल्यांकन में, कौन सी विधि बच्चों के लिए कौन सी बेटर हो सकती है। निर्देशन में आपको ये पता होगा कि बच्चे की ये विशेषता है, उसके अकॉर्डिंग मुझे क्या इसको गाइड करना चाहिए। मूल्यांकन में बता ही दिया। अच्छे संबंध बनाने में कि मेरा बच्चे के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए और बच्चे का मेरे साथ कैसा होना चाहिए। शिक्षण को प्रभावी बनाने में तो एक सिंपल सी लैंग्वेज आपके समझ में आई होगी। इन बिंदुओं पे आपको जाने की आवश्यकता नहीं है, इन बिंदुओं पे जाने की आवश्यकता नहीं है। आप तो ये देखिए कि हर जगह उपयोगी है। मतलब ऐसा कोई व्यवहार, ऐसी कोई क्रिया, ऐसा कोई कार्य नहीं है जहाँ साइकोलॉजी मेरी बतौर टीचर मदद नहीं करेगा। तो आपको मायने में रखना है कि हर चीज़ में, व्यवहार के हर पक्ष को जानने में, बालक के विकास को जानने में ऐसी कोई क्रिया नहीं है जहाँ साइकोलॉजी आपकी मदद नहीं करेगा। तो बहुत अप्लाइड सा बिंदु है, ईजी सा बिंदु, रटना नहीं है। और यहाँ से प्रश्न आता है, बहुत ईजी सा प्रश्न आता है, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया। ठीक है, अब अपन स्कूल लेक्चर की थोड़ी सी बात करें तो स्कूल लेक्चर के अंतर्गत ये आता है कि साहब अधिगमकर्ता के लिए शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता क्या है। तो अधिगमकर्ता की अपन बात कर रहे हैं। ये तो नॉर्मल बिंदु रटना नहीं है, इनको याद रखना, बहुत इजी वे में देख के जाना है। अधिगमकर्ता के लिए, किशोर अधिगमकर्ता के लिए क्या उपयोगिता हो सकती है। तो अधिगमकर्ता के लिए साइकोलॉजी क्या उपयोगिता है। ठीक है, अधिगमकर्ता मतलब बालक। अब यहाँ पे मैं एक बात करूंगा, एक तो विलियम जेम्स ने किताब लिखी थी टॉक टू टीचर्स। कहते हैं शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक है, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक मानी जाती है। और इसमें उन्होंने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान हमें अनेक गलत धारणाओं और त्रुटियों से बचाता है। ये सबसे बड़ी उपयोगिता है अधिगमकर्ता के लिए, विलियम जेम्स ने कहा। तो आप लिखें थोड़ा सा, विलियम जेम्स, ये किताब लिखो, विलियम जेम्स की पुस्तक टॉक टू टीचर्स। विलियम जेम्स की पुस्तक टॉक टू टीचर्स लिख लिया। इसके आगे लिखना, ये शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पाठ्य पुस्तक मानी जाती है। यह शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पाठ्य पुस्तक मानी जाती है। यह शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पाठ्य पुस्तक मानी जाती है। यह शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पाठ्य पुस्तक मानी जाती है। ठीक है ना, मानी जाती है। इसके अनुसार, किसके अनुसार, इस पुस्तक के अनुसार, विलियम जेम्स की पुस्तक टॉक टू टीचर्स, इसे शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पाठ्य पुस्तक किसे कहा जाता है, टॉक टू टीचर्स को। किसकी किताब है ये, विलियम जेम्स की किताब है, याद रखना। ठीक है ना, इसे शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। इसमें इन्होंने क्या कहा है कि मनोविज्ञान हमें अनेक गलत धारणाओं व गलतियों से बचाता है। किसको, बालक को। ये सबसे बड़ी उपयोगिता है। तो लिख लेना, इसके अनुसार मनोविज्ञान हमें अनेक गलत धारणाओं व गलतियों या त्रुटियों से बचाता है। मनोविज्ञान हमें अनेक गलत धारणाओं व त्रुटियों से बचाता है। मनोविज्ञान हमें अनेक गलत धारणाओं व त्रुटियों से बचाता है। मनोविज्ञान हमें अनेक गलत धारणाओं तथा त्रुटियों से बचाता है। लिख लीजिए, साथ साथ लिख लीजिए, बड़ा सही रहेगा, याद हो जाएगी आपकी परिभाषा। मनोविज्ञान हमें अनेक गलत धारणाओं व त्रुटियों से क्या करता है, बचाता है। ये किसने कहा है, विलियम जेम्स ने। किताब का नाम क्या है, टॉक टू टीचर्स। क्या कहा जाता है इसको, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पाठ्य पुस्तक कहा जाता है। तो बहुत ईजी वे में याद रख के जाना। ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ अधिगमकर्ता के लिए क्या उपयोगिता है। तो वही चीज़ें हैं। मैं बालक हूँ, आप पढ़ रहे हो, आपके लिए साइकोलॉजी क्या उपयोगिता है, आत्मज्ञान में वही चीज आ गई, आपको जानने में मदद करेगी। ठीक है, आप में रुचि उत्पन्न करने में साइकोलॉजी मदद करेगी, रुचि उत्पन्न करने में कि मुझे कैसे क्या पढ़ना चाहिए। ठीक है, ध्यान जागृत करने में, आपका अटेंशन पावर कैसे बढ़ेगा, तो ध्यान को बढ़ाने में साइकोलॉजी की उपयोगिता है। ठीक है, आपको आत्म प्रेरित करने में, सेल्फ मोटिवेट करने में साइकोलॉजी की उपयोगिता, आत्म प्रेरित करने में 4-5। ठीक है,
वंशानुक्रम वातावरण का ज्ञान प्राप्त करने में कि वंशानुक्रम मुझे कैसे प्रभावित करता है और वातावरण कैसे प्रभावित करता है, इसका ज्ञान मुझे साइकोलॉजी के मदद माध्यम से पता चलेगा। वंशानुक्रम वातावरण का ज्ञान देने में, वंशानुक्रम वातावरण का ज्ञान देने में, ठीक है। शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में, मैं शैक्षिक उद्देश्यों को कैसे प्राप्त कर पाऊंगा, इसकी पूरी कड़ी आपको साइकोलॉजी बताता है। उद्देश्यों की प्राप्ति में मतलब एक एक चीज़ में प्राप्ति में, ठीक है। हर चीज़ में, कोई ऐसी चीज़ ही नहीं है जहां आपकी एजुकेशन साइकोलॉजी आपकी मदद नहीं करेगा, ठीक है। तो एक बार तो ये बिंदु लिखिए, अधिगमकर्ता के लिए क्या उपयोगिता है। पहला लिख लें आत्मज्ञान, बच्चे खुद को जान सकता है, मैं कैसा हूँ, मैं क्या हूँ, वही टीचर वाली बात है आत्मज्ञान में। दूसरा रुचि उत्पन्न करने में, दूसरा क्या है, रुचि उत्पन्न करने में, आत्मज्ञान में। दूसरा है रुचि उत्पन्न करने में, आत्मज्ञान में रुचि उत्पन्न करने में। ध्यान को बढ़ाने में या ध्यान जागृत करने में, ध्यान को बढ़ाने या ध्यान जागृत करने में, ठीक है। वंशानुक्रम वातावरण का ज्ञान प्राप्त करने में, वंशानुक्रम वातावरण का ज्ञान प्राप्त करने में, वंशानुक्रम वातावरण का ज्ञान प्राप्त करने में। खुद को मोटिवेट करना, आत्म प्रेरित करना, वंशानुक्रम वातावरण ज्ञान प्राप्त करना, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में, ठीक है। आत्म मूल्यांकन में, आत्म मूल्यांकन, खुद का कैसे मूल्यांकन किया जा सकता है, ठीक है। समायोजन में, एडजस्टमेंट में, समायोजन में, समायोजन में मदद करता है। अधिगम हेतु प्रेरित करने में, 9 नंबर पे अधिगम हेतु प्रेरित करने में, लर्निंग के लिए अधिगम हेतु प्रेरित करने में। मतलब ऐसी कोई चीज़ नहीं है जहाँ मतलब पॉजिटिवली आपको ज़्यादा रटना वाला बिंदु तो है ही नहीं। आपको तो किशोर अधिगमकर्ता के लिए रखना है, बच्चे के लिए रखना है, तो वही चीज़ें हैं जो टीचर के लिए फॉलो होती हैं, वही यहाँ आ जाएंगी, एकदम नॉर्मल चीज़ें। तो अधिगम हेतु प्रेरित करने में, आत्म मूल्यांकन में, समायोजन में, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति में, अपने आप को पॉजिटिव सकारात्मक रखने में, मतलब हर जगह आप कैसे भी कर लें। शारीरिक मानसिक विकास में 10 नंबर पर लिख लेना, शारीरिक मानसिक विकास, शारीरिक व मानसिक विकास। आप तो ये लिख लो सर्वांगीण विकास लिख लो, चाहिए शारीरिक मानसिक विकास, जितनी मानसिक क्रियाएं, इमोशनल डेवलपमेंट है, सब में साइकोलॉजी मदद करेगा आपकी। तो सर्वांगीण विकास शब्द लिख सकते हो। तो यहाँ ये इन बिंदुओं को रटने की आवश्यकता नहीं, आप तो इस बिंदु का सार ये समझिए कि विलियम जेम्स ने टॉक टू टीचर्स में कहा है, जो शिक्षा मनोविज्ञान की प्रथम पाठ्यपुस्तक है, कि ये साइकोलॉजी बच्चे के लिए कैसे उपयोगी है। तो वहाँ आपको ये समझना है कि जो टीचर के लिए उपयोगिता है वही बच्चे के लिए। मुझे खुद को जानना है, बच्चे को खुद को मोटिवेट रखना है, खुद को गाइड करना है, ठीक है, खुद का मूल्यांकन करना है। वंशानुक्रम क्या होता है, वातावरण क्या होता है, इसको मुझे जानना है। अधिगम हेतु मैं हमेशा पॉजिटिव कैसे रहूं, एडजस्टमेंट मुझे किस परिस्थिति में कैसे करना है, ठीक है, अपना खुद का मूल्यांकन कैसे करना है, शैक्षिक उद्देश्यों को मुझे कैसे प्राप्त करना है। हर जगह साइकोलॉजी आपकी मदद करेगा। तो इस बिंदु को रटिएगा नहीं, आप इसको बहुत पॉजिटिव वे में देख के जाइएगा, ये आराम से सही हो जाएगा। तो ये बहुत इजी बिंदु है, सिलेबस में बहुत अलग से लिखा हुआ है, मतलब प्रश्न आने की चांसेस हैं, गुंजाइश रहेंगी। शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता शिक्षक छात्र के लिए, आपको यही दृष्टिकोण रखना है कि ऐसा कोई क्रिया कार्य नहीं है जहाँ ये उपयोगी नहीं है, चाहे बतौर टीचर हो चाहे बतौर छात्र हो। तो ये छोटे वीडियो मैं बना रहा हूँ। छोटे वीडियो बनाने का मतलब ये होता है कि इसके साथ आपके नोट्स बन जाते हैं, एक रिलैक्स मूड हो गया, एक वीडियो हो गया, एक बिंदु कंप्लीट हो गया। फिर अपन जैसे बड़े भी बनाऊंगा ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा बड़े में क्या होता है कि एक लंबे टाइम आप देख नहीं पाते हो, 1 घंटे का होता तो आप लग जाओ थकान हो गई, इसलिए मैं छोटे वीडियो बना रहा हूँ ताकि इंटरेस्ट क्रिएट हो जाए आपका, ठीक है। तो पेशेंस रखिएगा। अपन अगला वीडियो जो बनाएंगे शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां, और उसके बाद मनोविज्ञान के संप्रदाय, उसके बाद ये पहली यूनिट समाप्त हो जाएगी, और उसके बाद धीरे धीरे मैं थोड़ी स्पीड से, और आप कहोगे तो मैं और जल्दी जल्दी डाल दूंगा। टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, मस्त रहिएगा, ठीक है। और बहुत पॉजिटिवली याद रखिएगा, बहुत जल्दी बहुत सब कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत जल्दी आपका विज्ञापन आने वाला है। बस हिम्मत मत हारिएगा, पॉजिटिविटी के साथ लगे रहिएगा। मैं आपके हरदम आपके साथ हूँ और बेटर करूँगा आप लोगों को, ये विश्वास रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।